हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम सब लोग सीटेट की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें कौन एनवायरनमेंट टॉपिक का प्रैक्टिस करेंगे। ईवीएस जो आपका 30 क्वेश्चन आता है और प्रैक्टिस करेंगे 30 क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स, यह पेपर आपका 8 जनवरी 2022 को जो परीक्षा संपन्न हुई है वह है उसका ईवीएस पोर्शन है। इसमें से हम लोग चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट यानी 61वां नंबर जो आपका पहला क्वेश्चन होता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन क्या दिया है? ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, युगांडा। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी गोल होने के कारण कोई ऊपर नीचे नहीं होता बल्कि एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं। तो इसमें से कौन सा देश है जो हमारे सापेक्ष है, यानी हमारे उल्टा खड़ा है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना, यानी बी सेकंड ऑप्शन आपका सही है। आगे देखते हैं 62 क्वेश्चन। पोचमपल्ली एक शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं। पोचमपल्ली एक शहर है और वहाँ के लोग अधिकतर बुनाई का काम करते हैं और एक विशेष प्रकार के वस्त्र वह बुनते हैं जिसे पोचमपल्ली कहा जाता है। यह शहर जहाँ सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनती हैं, किस राज्य का भाग है, यानी किस राज्य में वह स्थित है? तो पोचमपल्ली तेलंगाना राज्य में स्थित है। ठीक है, पोचमपल्ली जो है तेलंगाना राज्य का एक शहर है। तो माफ़ कीजिएगा, तेलंगाना का है। ठीक है, तमिलनाडु टिक हो गया था। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं जो उचित क्रम में नहीं है, यानी उसको सीक्वेंस में लगाना है। तो खरपतवार हटाना पहला, गुड़ाई करना, बीज बोना, प्याज के ऊपर सूखी पत्तियों को हटाना, प्याज को उखाड़ना। तो पहले क्या होगा, क्या काम करते हैं? पहले बीज बोते हैं। ठीक है, तो कौन सा होगा? पहले ऑप्शन सी ऑप्शन पहले हो गया। और उसके बाद बी ऑप्शन हो गया, पहले गुड़ाई करेंगे फिर बीज बोएंगे, सी ऑप्शन हो गया। उसके बाद में खरपतवार हटाएंगे उससे, तो बी सी ये हो गया। क्योंकि पहले किसी चीज़ को बोने के लिए पहले क्या करेंगे, खेत में गुड़ाई करेंगे, तो वो बोने के लायक हो जाएगा तो वह उसमें बीज बोया जाएगा। उसके बाद उसमें क्या करेंगे, बीज बोया जाएगा। फिर उसके बाद में जो उसमें खरपतवार जमेगा तो उसको निकाला जाएगा। उसके बाद फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्याज को उखाड़ा जाएगा। तो बी सी ये ई हो गया। फिर प्याज को उखाड़ने के बाद क्या करेंगे, प्याज के ऊपर जो सूखी पत्तियों को हटाया जाएगा, यानी बी सी ये ई डी हो गया। 4 क्रम वाइज। इसमें से देखते हैं कौन सा विकल्प मैच करता है। तो इसमें से बी सी ये ई डी में आपका फोर्थ विकल्प मैच कर रहा है, यानी चौथा विकल्प आपका सही हो गया आंसर। आगे देखते हैं 64 नंबर। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, हर सेट में आया है लगभग। तो आप सब लोग इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा, देख के जाइएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी पुस्तक में गोलकुंडा के चित्र का मानचित्र दिया गया है, जो क्लास 5th की एनसीईआरटी में आपके दिया गया है। इस मानचित्र के तली में पैमाना दिया गया है जिस पर लिखा है 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। तो यानी 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हुआ, 110 मीटर हो गया। फिर कहता है मानचित्र पर इब्राहिम बुर्ज और आशा बुर्ज के बीच की मापी गई दूरी कितना है, 13.3 सेंटीमीटर। तो इन दोनों बुर्ज के बीच की वास्तविक दूरी क्या है?
तो यानी 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 110। तो 13.3 के बराबर कितना होगा, इसका गुणा कर देंगे 110 से। तो 13.3 से गुणा करते हैं, क्या आएगा इसमें से आपका 1.5 आ जाएगा, यानी 1463। इसको ये अप्रॉक्सीमेट में मांग सकते हैं, क्या आया है इसमें किलोमीटर में। तो इसको ये किलोमीटर में आया है, तो इसको किलोमीटर में बदलेंगे, 1000 से भाग कर दिए तो आ गया 1.463, जो अप्रॉक्सीमेट है किसके 1.5 किलोमीटर के बराबर है लगभग। यानी आपका इसमें सेकंड ऑप्शन सही हो गया। इसमें दिया गया है 65 नंबर क्वेश्चन में, अल-बिरूनी एक विद्वान था जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण हजारों वर्षों से पूर्व किया था, के बारे में सही कथन को चुनिए। एक अल-बिरूनी जो विद्वान था वो भारत का भ्रमण किया था और भी 1000 वर्ष पहले, तो उसने कुछ उसके भ्रमण के बारे में दिया गया है, उसको सिलेक्ट करना है। फिर आगे देखते हैं इसमें, वह एक यात्री था जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया और जो प्रक्षेपण किया उसके बारे में लिखा, बिल्कुल सही है, यानी इसका ये। फिर आगे देखते हैं, यानी ये सही है। फिर वह अफ़गानिस्तान से आए थे, तो वह अफ़गानिस्तान से नहीं आया था बल्कि उज़्बेकिस्तान से आया था। कहाँ से आया था, उज़्बेकिस्तान से आया था, उज़्बेकिस्तान से आया था। फिर आगे देखते हैं, उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्होंने अपने देश से भिन्न लगी, बिल्कुल सही, ये भी सही है, यानी पहला सही है, तीसरा यानी सी ऑप्शन सही है। फिर आगे देखते हैं, उनकी पुस्तक से हमें अपने देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल सही ये भी है। उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों को तालाब बनाने में कुशलता का उल्लेख किया, तो ये भी सही है, यानी ACDE, क्या सही है ACDE। अब देखते हैं कौन सा विकल्प सही है ACDE में से। तो ACDE चारों विकल्प में कौन सा सही है, तीसरा विकल्प दिया गया, यानी आपका थर्ड आंसर हो जाएगा, ACDE हो गया, इसका आंसर ये हो गया। फिर आगे हम लोग देखते हैं 66 नंबर, नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल, मगरमच्छ। सांप के बारे में दिया, छिपकली, मेढक, घड़ियाल, मगरमच्छ। निम्नलिखित में से बात चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। इनका 3 कोष्ठक का हृदय होता है, ये अंडे देते हैं, ये जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं, और इनका शरीर हल्के से ढके रहते हैं। तो कौन सा इसका आंसर होगा, देखते हैं। तो ये क्या है, अंडे देते हैं, क्योंकि जिनके कान छेद जैसे होते हैं, छोटे होते हैं, वह अंडे देते हैं। तो सांप के भी कान छोटे होते हैं, छिपकली के कान भी छोटे होते हैं, मेढक के भी, और मगरमच्छ के भी कान छोटे होते हैं, दिखते नहीं, छेद जैसे कान होते हैं। यदि आप क्वेश्चन देखते हैं अगला, यदि आप अहमदाबाद गुजरात में स्थित हैं और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचें तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा होगी। तो फ्रेंड्स इसकी दिशा क्या होगी, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट होगी, विकल्प भी सही हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली से अहमदाबाद की दिशा क्या होगी, उत्तर पूर्व होगी। कोई एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, इस ट्रेन की मीटर पर सेकंड में चाल क्या होगी। कोई ट्रेन है वो 144 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय कर सकती है, तो उसका चाल पहले निकालते हैं, कितना चाल है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है 144
और समय कितना ले रही है 2 घंटा, यानी काट देंगे इसको 72 आ जाएगा। ठीक है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब इसको क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो 72 को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। तो इसको काट देंगे, 4 आ जाएगा, और 4 का गुणा 5 से करेंगे तो 20 आ जाएगा। इसी विकल्प में 20 दिया है, यानी दिया हुआ है। आपका विकल्प नंबर क्या हुआ, बी इज राइट ऑप्शन हो गया। फिर आगे देखते हैं, मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, त्यौहार मनाते हैं, एक साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मज़े करते हैं, गाते हैं और नाचते भी हैं। उनके विशेष नाच का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन को, कि जो मिजोरम में फसल का काम समाप्त हो जाता है, फसल तैयार हो जाती है, तो वहाँ के लोग एकत्र होते हैं, एक साथ इकट्ठा होंगे और वह त्यौहार मनाते हैं और साथ में खाना बनाएंगे, खाएंगे और डांस भी करते हैं और गाना भी गाते हैं। तो वहाँ के जो त्यौहार नाचते हैं, उस नाच को क्या कहते हैं, चेराव कहते हैं। क्या कहते हैं, चेराव कहते हैं। चेराव नाच कहाँ होता है, मिजोरम में। एक क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। कुड़ुक भाषा में क्या, तोरांग को क्या कहते हैं, जंगल। और झूम खेती कहाँ होती है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पक्षियों की एक स्पीसीज प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से वह उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। पक्षियों की इस स्पीसीज का नाम क्या है। क्वेश्चन दिया गया है आपका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 70 नंबर। ये कोई पक्षी है, ऐसी प्रजाति है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसला बनाता है, अच्छा। जो मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है और वह उसे चुनती जो उसे सबसे अच्छा लगता है, उसमें वह अंडे देती। तो वो उस पक्षी का नाम क्या है। तो उस पक्षी का नाम क्या है, बीवर पक्षी। बीवर पक्षी क्या है, उसके जो पक्षी होते हैं वो घोंसला बनाने का काम करते हैं, और बीवर पक्षी उन घोंसलों में सबसे पहले अच्छा घोंसला देखेगी, जो उससे सबसे अच्छा लगेगा उसमें अंडा देती है अपना। तो आपका बी ऑप्शन हो गया इसका। फिर आगे देखते हैं, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन आया है। अभी वर्तमान में तो 8 है, लेकिन जब आपका पेपर हुआ था उस समय 9 थे। तो पेपर के अकॉर्डिंग ही देखेंगे, विकल्प में भी 8 नहीं दिया है आपके, तो इसलिए क्या मारेंगे, 9 मारेंगे। ठीक है, नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं। छिपकली, चमगादड़, कलचड़ी, बिच्छू। तो छिपकली, चमगादड़ और कलचड़ी और बिच्छू किस उसके हैं। तो फ्रेंड्स जो छिपकली है क्या, सरीसृप से होती है। जो रेंगने वाले हैं उसे सरीसृप बोलते हैं। तो सरीसृप सब में दिया है, जो जिसमें सरीसृप दिया है उसको टिक कर लेते हैं। ठीक, लेकिन ये पहले सरीसृप क्यों, इसलिए देखेंगे छिपकली पहले है तो सेकंड और थर्ड कट गया, फिर 2 जगह पहले ऑप्शन में सरीसृप है। आगे देखते हैं क्या, चमगादड़ क्या है, स्तनधारी है। तो ऊपर तो स्तनधारी सेकंड नंबर पर नहीं है, इसलिए यह विकल्प कट जाएगा। तो सरीसृप हो गया, स्तनधारी हो गया। कलचड़ी क्या है, एक पक्षी है, और बिच्छू क्या है, एक कीट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4th नंबर आंसर हो जाएगा इसका। फिर आगे देखते हैं 73 नंबर। आर्यनाथ एक सपेरा है, जब वह अपने वाद्य यंत्र से बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। सांप के वाद्य यंत्र यानी बीन पर अनुक्रिया करने का कारण है। बीन की मधुर गंध। सांप का अपने बाहरी कानों द्वारा बीन द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सीधे ही सुना जा सकता है। सांप की आंखों द्वारा बीन की गति का अनुसरण न करना। बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों को जमीन से होकर संचरण करना। तो फ्रेंड्स इसमें आपका क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो बीन द्वारा उत्पन्न कंपन होती है उसके आधार पे वह अपना सर इधर उधर हिलाता है, डांस अनुक्रिया करता है।
तो इसमें देखते हैं, सांप जो बीन की धुन के आधार पर ही अपना सिर इधर उधर घुमाता है। सांप के बीन पर अंकुरिया करने का कारण बीन द्वारा उत्पन्न जो है कंपन, जो जमीन पर होकर संचरण करती है, उसको जमीन पर महसूस होता है कि कुछ आवाज़ आ रही है, उसके आधार पर वो करता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, बल्कि इसी कारण वह हवा के माध्यम से आने वाले किसी भी ध्वनि तरंग को सांप नहीं सुन सकता है। वह जमीन में हुए कंपन को सुन पाता, मतलब भांप पाता है कि यहाँ पे कोई कंपन हो रही है, उसी के आधार पे वह करता है। फिर आगे देखते हैं 74 नंबर। दो छात्रों एक्स और वाई के क्लिनिकल विकृत रिपोर्ट नीचे के दिए गए अनुसार हैं। एक्स आयु 12 वर्ष, स्त्री, होमोग्लोबिन 10.5 ग्राम डेसीलीटर, ठीक है। वायु 10 वर्ष, स्त्री, होमोग्लोबिन 12 ग्राम डेसी पर लीटर। तो फ्रेंड्स, इन रिपोर्टों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक्स रक्त छींकता है, यानी उसमें रक्त की कमी है और रोगी है, जबकि वाई नहीं। वाई रक्त छींकता की रोगी है, जबकि एक्स नहीं। एक्स और वाई दोनों रक्तहीनता की रोगी हैं, एक्स और वाई दोनों रक्तहीनता की रोगी नहीं है। ये आपका विकल्प दिया गया है। इसमें फ्रेंड्स देखते हैं, जब दो छात्रों के बीच में यहाँ पर तुलना की गई है, इसमें क्या हो जाएगा, आपका एक्स जो है रक्तहीनता यानी ब्लड की कमी है उसके अंदर, तो इसमें बल्कि वाई में नहीं है, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। रक्तहीनता का मतलब क्या होता है, खून की कमी होना। यह रोग जो आरबीसी होता है, लाल रक्त कोशिका में पाए जाने वाले पदार्थ जो हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी आनी, यानी हीमोग्लोबिन में कमी हो जाती है, तो यह रोग होता है। रक्त की कमी से एनीमिया रोग होता है। और हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है पुरुषों में, 13.2 से 16.2 से लेकर 16.2 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। और ये क्या होता है मेल में। फीमेल में क्या होता है, फीमेल में होता है क्या फ्रेंड, 11.6 से लेकर 15 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, ये फीमेल में होता है। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलान कीजिए 75 नंबर में। इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है, असम में घर कैसे बनते हैं। असम के घर बने होते हैं मजबूत बांसों के बने ढालू छत होते हैं। तो पहला क्या ई हो गया, पांचवा हो गया इसमें। और लद्दाख में कैसे घर बने होते हैं फ्रेंड, तो लद्दाख में क्या बने होते हैं, कैसे घर, पत्थर के बने फर्श होते हैं, छतें होती हैं, और लकड़ी की बनी होती है छतें, सेकंड ऑप्शन हो गया। फिर मनाली में कैसे घर बने होते हैं, यानी हिमाचल प्रदेश। मनाली कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में कैसे घर बने होते हैं, पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं और ढालू छतें होती हैं। और राजस्थान में कैसे बने होते हैं, मिट्टी के घर होते हैं, कटीली झाड़ियाँ होती हैं, ये सब हो गया। यानी पहला का पांचवा हो गया, एक बार लिखते हैं, पहले 5 हो गया, उसके बाद में 2 हो गया, उसके बाद में 4th हो गया, और उसके बाद में 3rd हो गया। तो कौन सा विकल्प हो गया फ्रेंड्स, देखते हैं। विकल्प में पहला ही विकल्प आपका सही है, इसलिए फर्स्ट आंसर ही राइट आंसर हो गया आपका। आगे देखते हैं 76 नंबर। एक दूसरे देश से एक नया छात्र आपकी कक्षा में शामिल होता है, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल हैं। आप इसे छात्रों को विविधता का महत्व सिखाने और समावेशन का निर्माण करने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। स्थानीय छात्र विकल्प देखते हैं। स्थानीय छात्र
नए छात्रों को बताएं कि आपके क्षेत्र में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों में समानताओं और अंतरों के बीच में बारे में कक्षा में चर्चा करना चाहिए। कक्षा को नए छात्रों के देश के बारे में बताएं, जैसे कि लोग कैसे व्यवहार करते हैं, वे कैसे महत्व देते हैं आदि। कक्षा में प्रत्येक छात्र को दूसरे के देश के बारे में अपने दृष्टिकोण और ज्ञान के बारे में बताने दें। तो इसमें देखते हैं फ्रेंड्स कौन सा सबसे ज़्यादा आंसर सही माना जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें दिया है प्रत्येक बच्चे के घर में जो है प्रचलित व्यवहार में समानता और अंतरों के बीच में कक्षा में चर्चा करने की, जिससे एक दूसरे को सबको पता चलेगा कि किसके घर में क्या हो रहा है। तो वहाँ से बच्चा सभी के बारे में सीख सकेगा चर्चा के माध्यम से। तो आपका इसमें बी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 77 नंबर। निम्नलिखित में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। वर्चुअल बैकग्राउंड से, चैट में GIF से, म्यूट बटन से, ऑडियो कॉल से। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, चैट में GIF से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की विशेषता है ये आपकी। सेकेंड ऑप्शन ही राइट ऑप्शन हो गया, क्योंकि आपका चैट में GIF से ऑडियो वीडियो दोनों अंतःक्रिया के कर सकते हैं, क्योंकि आपका वीडियो विजुअल होगा और ऑडियो सुन सकते हैं। वहाँ पे वीडियो भी देखेंगे और ऑडियो को भी सुनेंगे तो एक अच्छा कम्युनिकेशन बनेगा। इसलिए आपका सेकेंड ऑप्शन सही है 77 का। तो चैट में GIF से फ़ायदा क्या है, जैसे टेली सेमिनार कर सकते हैं, छोटा सेमिनार कर सकते हैं। जो दूर छात्र हैं उनके पढ़ाई में भी सहयोग होगा, छात्रों से संपर्क होगा, ई लर्निंग होगा और ई लर्निंग के माध्यम से विशेषज्ञ जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे हेल्प लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। तो विकल्प देखते हैं। उनके अनुकूल की पहचान करने के लिए जानवरों की कानों की तस्वीरों का उपयोग करना, पास के बगीचे से विभिन्न प्रकार के पत्तों को तोड़कर उनकी रूपरेखा बनाना, एक किले की विभिन्न संरचनाओं के उपयोग की व्याख्या करने के लिए ग्राफिक आयोजन का उपयोग करना, विभिन्न देशों जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा की पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना। तो फ्रेंड्स 78 क्वेश्चन में आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्यों ये सही होगा, क्योंकि विभिन्न देशों के बारे में जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा और वह उसके बारे में कुछ पहचान होंगे तो उनके ग्लोब के माध्यम से उसके बारे में एक संरचनावादी दृष्टिकोण करेंगे कि इस देश के बाएं तरफ यह देश पड़ेगा या दाहिने तरफ ये पड़ेगा, लेफ्ट और अप डाउन, अप साइड में क्या पड़ेगा, राइट साइड में क्या पड़ेगा, डाउन साइड में क्या पड़ेगा। इससे क्या उनका एक रचनावादी उपागम होगा। ये सबसे ज़्यादा अधिक मेल खाता है। इसमें अधिगमकर्ता यानी जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है, अधिगमकर्ता ज्ञान की रचना में अपने संवेदी अंगों को इनपुट की तरह उपयोग करता है और अधिगमकर्ता जितना अधिक जानता है उतना अधिक सीखने का प्रयास करता है या सीखता है। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। तो 79 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सबसे उदाहरण है। छात्र श्यामपट्ट पर लोगों द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का मानस चित्रण यानी माइंड मैप बनाएंगे। दो छात्र मिलकर फूल के उन विभिन्न भागों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका उल्लेख EBS पाठ्यपुस्तक में किया गया है। पोचमपल्ली साड़ियों पर एक वीडियो देखने के बाद छात्र साड़ियों पर बने विभिन्न प्रतिरूपों के चित्र बनाएंगे। छात्र इमारतों के निर्माण में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में श्यामपट्ट पर लिखी जानकारी को लिखते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि छात्र श्यामपट्ट पर लोगों
के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचार को मानचित्रण माइंड मैप बनाएंगे। ये सबसे ज़्यादा सक्रिय है क्योंकि खुद माइंड मैप बना रहा है, अपना खुद से विचार को एक दिशा दे रहा है। तो सक्रिय शिक्षण में का सबसे अच्छा उदाहरण यही है कि छात्र श्यामपट्ट पर लोगों द्वारा दिए गए जाने वाले विभिन्न कार्यों के बारे में अपने विचारों का माइंड मैप बनाएगा। तो सक्रिय अधिगम में विद्यार्थी सक्रिय सहभागिता से काम करता है, यानी खुद एक्टिव रूप से भाग कर लेता है तथा विषय वस्तु के अनुसार गतिविधि या प्रयोग आदि का कार्य स्वयं कर लेता है तथा शिक्षक सुविधादाता के रूप में सक्रिय शिक्षण में विद्यार्थी किस तरह अधिक से अधिक सीख सकता है, इस बात को महत्व दिया जाता है। तो आपका इसमें पहला आंसर सही हो जाएगा, फर्स्ट विकल्प। फिर आगे देखते हैं। पाक शास्त्र पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा? तो कक्षा में छात्रों को वास्तविक सामग्री से सैंडविच बनाकर दिखाना, छात्रों से गेहूं के आटे से बने व्यंजनों को सूची लिखने को कहना, अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना जहां छात्र व्यंजन बनाते हैं और बेचते हैं, कक्षा के बच्चों के लिए बगीचा बनाना जहां सभी बच्चों को टमाटर, मिर्च आदि जैसे पौधे उगाने के लिए कहना। तो फ्रेंड्स इसमें इसका आंसर क्या होगा? तीसरा विकल्प सही होगा। अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना जहां छात्र व्यंजन बनाते और बेचते हैं। तो क्या है, एक प्रमाणिक कार्य होगा क्योंकि बच्चा वहाँ पे खुद प्रमाण के साथ काम करेगा, वह खुद करके देखेगा, वो उसके लिए प्रमाण के रूप में काम करेगा। तो पाक शास्त्र पर एक पाठ संबंध में छात्रों द्वारा अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना चाहिए जहां पर छात्र व्यंजन बनाते हैं और बेचते हैं। यह एक प्रमाणिक कार्य होगा क्योंकि इसमें बच्चा स्वयं करके सीखेंगे, जो सक्रिय शिक्षण का एक भाग है। आगे देखते हैं 81 नंबर। भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्याय में एक छात्र पूछता है, आप हमें EBS में भावनाओं के बारे में क्या सिखा रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर EBS के इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन होगा? तो विकल्प देखते हैं। हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग है, समाज में रहने के लिए अपने और एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है। हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उनमें कुछ दिव्यांग हैं, समाज में रहने के लिए उनकी भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना जरूरी है। आप में से कुछ लोग बड़े होकर मनोवैज्ञानिक बनना चाहते हैं। अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना उनके लिए एक महत्वपूर्ण पहला कदम है। भावनाओं का मानव शरीर में हार्मोन से गहरा संबंध है। जैसा आप मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों के बारे में सीख रहे हैं, वैसे ही आपके लिए भावनाओं को भी समझना महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स इसमें आपका पहला ऑप्शन यानी फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में देखिएगा। जब हम हर समय अन्य लोगों से बातचीत करेंगे और एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो इसमें छात्र अपने परिवार, सामाजिक पर्यावरण के प्रति समावेशन का विकास होगा, क्योंकि अपने परिवार और समाज के प्रति वह एक्टिव रहेगा और उसको अच्छा समाज को एक अच्छा दिशा प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर। इसमें आपका विकल्प
फर्स्ट हो गया। आगे आगे देखते हैं। दिया है उजायरा और सामीर। ग्लोब पर विभिन्न देश देख रहे हैं। उजायरा देखो कितने विभिन्न देशों के बीच रेखाएं बनी हुई हैं। क्या पृथ्वी पर भी ऐसी रेखाएं हैं? सामीर होनी ही चाहिए। यह किताब में भारत के मानचित्र में भी है। देखो विभिन्न राज्यों के बीच भी रेखाएं हैं। उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के छात्रों को अक्षांश और देशांतर की अवधारणा को परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। इनमें से कौन सा प्रश्न उजायरा और सामीर की इन रेखाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा? तो आपके अनुसार सड़कों पर सफ़ेद रेखाएं क्यों बनाई जाती हैं? आप ज्यामिति में बिंदुओं को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों करते हैं? फ़ोटो लेते समय आपके कैमरे के स्क्रीन पर ग्रिड रेखाएं क्यों नज़र आती हैं? विद्यालय में लिखने के लिए लाइनदार कापियों का प्रयोग क्यों किया जाता है? ये 4 विकल्प दिया गया है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें से बी ऑप्शन ज़्यादा सही है, क्योंकि ज्यामितीय बिंदुओं को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में देखते हैं। जो ग्लोब पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची जाती है ग्लोब पे, जो आपका ग्लोबल मानचित्र होता है, फिर इन्हें ही अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। इसका उपयोग करके किसी भी स्थान की स्थिति, दूरी तथा दिशा को आसानी से निर्धारित किया जा सकता है, क्योंकि वो ग्राफ बुक में पहले मानचित्र बनाया जाएगा। उसके आधार पर वह किसी स्थान की दिशा को या उसके बीच की दूरी को निर्धारित कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्य है? तो विकल्प देखते हैं। विद्यार्थी को पता चल जाएगा कि अतीत में स्मारकों का निर्माण के लिए पत्थर का उपयोग क्यों किया जाता था। छात्र ताजमहल की एक वास्तुशिल्प योजना को उचित पैमाने पर तैयार करेंगे। छात्र गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। छात्र ऐतिहासिक स्मारकों के महत्व को पहचानते हुए उनको संरक्षित करने में मदद करेंगे। तो इसमें से देखते हैं 83 में आपका कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स 83 में आपका सी ऑप्शन सही है। इसमें दिया है छात्र गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। ऐसा शैक्षिक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए विशेष माना जाता है। स्मारक जो है एक ऐसी संरचना है जो या तो विशेष किसी व्यक्ति या महत्वपूर्ण घटना की याद में बनाया जाता है, या तो किसी सामाजिक तबके के लिए उसकी अतीत की स्मृति में के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसलिए ये ज़्यादा विकल्प आपका तीसरा नंबर सही है। फिर आगे देखते हैं 84 नंबर। आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हैं तो अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाए हैं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सकें। आपने छात्रों को बताया कि अगर गोंद का बोतल खाली हो गई तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें उस गोंद के प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के विकल्पों पर विचार करने में मदद करेगी जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं? तो चलिए विकल्प देखते हैं। एक पोस्टर लगाएं जो कि किन प्रोजेक्टों की में गोंद का प्रयोग किया जा सकता है और किन में नहीं। अपनी परियोजनाओं पर काम करने के साथ ही छात्रों से उन विभिन्न सामग्रियों
को सूचीबद्ध करने के लिए कहें जो चिपचिपी हैं। छात्रों को एक साझा रजिस्टर में लिखने को कहें कि उन्होंने कब, क्यों और कितने चम्मच गोंद लिए। छात्रों को गोंद में पानी मिलाकर उपयोग करने के लिए कहें। ये हो गया। फिर हम देखते हैं इसमें से कौन सा सही है 84 में आपके। तो फ्रेंड इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अपनी परियोजनाओं पर काम करने के साथ ही छात्रों से उन विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहें जो चिपचिपी हैं। इसमें सेकंड आंसर हो गया। क्यों हुआ 84 में सेकंड आंसर, इसके बारे में देखते हैं। अपने परियोजनाओं पर काम करने के साथ ही छात्रों से उन विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहें जो चिपचिपी हैं। ऐसा करने से छात्र सीमित संसाधन के विकल्प पर विचार करेंगे, जो कि कम है उसको कैसे हमको सीमित तौर पे काम करना है, ज़्यादा वो मिसयूज ना हो सके। क्योंकि संसाधन जहाँ सीमित हैं मात्रा में है, इन्हें संरक्षित करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इनका संरक्षण न किया गया तो आने वाली पीढ़ी इनके उपयोग से वंचित रह जाएगी, इनका उपयोग नहीं कर पाएगी। इसीलिए संरक्षण बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यह समझने के लिए विकल्प देखते हैं। यह समझने के लिए कौन सी तरल तेज़ी से बढ़ता है, प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करना, पता लगाने के लिए मानव आँख कितनी दूर तक देख सकती है, प्रत्येक छात्र को दूर से वर्णमाला पढ़ने के लिए कहना, कौन सी सब्जी जल्दी ख़राब हो जाती है जानने के लिए या गिनकर समझना कि कौन सी सब्ज़ी जल्दी सड़ जाती है, अपने ज़िले में अध्ययन यात्रा पर जाकर पानी के विभिन्न स्रोतों का पता लगाना। इसमें देखते हैं 85 में कौन सा सही है। यानी इसमें विकल्प आपका पहला हो जाएगा। यह समझने के लिए कि कौन सी तरल तेज़ी से बहता है और प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेटों को तिरछा करना, पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि प्रयोगशाला में छात्रों को पुस्तक को तिरछा करना, मान लीजिए प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर हम डालते हैं और प्लेट को थोड़ा तिरछा करते हैं तो क्या होगा, बूंद फैलेगी वहाँ पे, तो वह एक प्रयोग होगा। वहाँ पे प्रयोग के द्वारा छात्रों को वैज्ञानिक घटना के बारे में अनुभव प्रदान करता है। वैज्ञानिक उपकरणों पर कार्य करने का कौशल विकसित करना विज्ञान प्रयोगों एवं विभिन्न संबंधित गतिविधियों में रुचि विकसित करना होता है। ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आकर्षक या प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है। तापमान, वस्त्रों, गतिविधियों, पौधों आदि के संदर्भ में ग्रीष्म और शिशिर के बीच के अंतरों का वर्णन करना, छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाना और उनसे पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका उपयोग किया है। छात्रों को सैर पर ले जाना और उनसे यह वर्णन करने के लिए कहना कि आने वाले मौसम में पौधे कैसे बदलेंगे। छात्रों को सूर्योदय से सूर्यास्त
और फिर से सूर्योदय तक लोगों की गतिविधियों में संबंधित परिवर्तनों का वीडियो दिखाना। तो 86 में कौन सा सही है, चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि ऋतुओं के विषय में बात कर रहा है। तो छात्रों को टोपी दिखाएंगे और एक बरसाती एक स्वेटर दिखाएंगे। तो इससे क्या होगा, वह टोपी से क्या गर्मी के बारे में जानकारी करेगा, स्वेटर क्या उसके सर्दी के बारे में और बरसात के बारे में जानेगा। तो वह ऋतुओं से संबंधित है, इसलिए आपका सेकंड नंबर विकल्प सही हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर आगे देखते हैं 87 नंबर। अधिगम उद्देश्य है छात्र संचारित बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न इस अध्ययन के उद्देश्य का सर्वोत्तम परीक्षण करता है। तो हम कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं, लेकिन मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए नहीं, क्यों? यदि हम आपके माता पिता में से किसी एक को मलेरिया है तो स्वयं को इसके होने के जोखिम को कम करने के लिए आप क्या कह सकते हैं? स्वच्छ वातावरण बनाए रखने से आप किन रोगवाहकों कीड़ों को रोक सकते हैं? जीवाणु और विषाणुओं से होने वाले विभिन्न प्रकार की बीमारियां कौन सी हैं? तो इसमें फ्रेंड्स कौन सा सही हो जाएगा? 87 में आपका ये आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं, लेकिन मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए क्यों नहीं? यही विकल्प होगा, क्योंकि छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोगों के है से संबंधित क्वेश्चन है। छात्रों को संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणा को अधिगम कराने का उद्देश्य जो है, सबसे अधिक उपयुक्त प्रश्न हम जो कोविड से ले सकते हैं। जो कोविड का प्रसार रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं, लेकिन डायबिटीज़ के प्रसार को रोकने के लिए नहीं, क्योंकि छात्रों को संचारी रोग जैसे चेचक हो गया, कोविड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया तथा गैर संचारी रोग क्या हो गया, कैंसर हो गया, मधुमेह हो गया, हृदय रोग हो गया, ये इसके बारे में जानकारी देंगे, उनको बताया जाएगा। तो इसलिए विकल्प आपका ये सही है, ओनली पहला नंबर सही है। आगे देखते हैं 88 नंबर। एक शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तकनीक इस उद्देश्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगा? तो फ्रेंड्स देखते हैं, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर हो गया, एनिमेटेड वीडियो हो गया, आभासी वास्तविकता हो गया, ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर हो गया। तो हम देखते हैं इसमें से 88 में कौन सा सही है फ्रेंड्स? आभासी वास्तविकता होगा, क्योंकि वर्चुअली रियलिटी जो आपका आंसर है। आपका आंसर थर्ड हो जाएगा। अब क्यों होगा इसको भी देखते हैं। क्योंकि शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर के बारे में बताती है। इससे क्या होगा, जो जैसे वास्तुकला हो गई, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से बच्चा समझेगा। तो क्या होगा, आभासी भी होगा और वास्तविकता भी होगी, जो हकीकत से जुड़ा है उसको और इमेजिन भी कर सकेगा बच्चा, आभास कर सकेगा। इसको कराने का सबसे बेहतर तकनीक का इस्तेमाल करती है अध्यापिका। फिर क्योंकि इसमें धरोहर के चित्र तथा उनकी वास्तुकला के लगभग वास्तविक रूप से दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि इसमें धरोहर और वास्तविक कला जो है उसको बच्चा लगभग समझ जाता है, उसको एक प्रतिबिंब के रूप में देख सकता है। फिर आगे देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। यह भी क्वेश्चन बहुत बार आया है।
दिया है शिक्षक खाद्य परिरक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त होगी? पापड़, चिप्स, दही, कच्चा आम। तो इसके बारे में क्या है? इसमें से पापड़ होगा, विकल्प पापड़ होगा। और लेकिन आयोग ने चिप्स को भी एक बार आंसर माना था, इसलिए आप पापड़ और चिप्स दोनों ध्यान रखिएगा। जो विकल्प में दिया रहेगा तो उसको प्रायोरिटी दीजिएगा। अगर दोनों विकल्प में आएगा तो आपको कॉमन नंबर मिलेगा बोनस नंबर के तहत, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ईवीएस का। सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त होगा? तो खेल का परित्यक्त मैदान, कूड़ा करकट करने की ज़मीन, पुलिस थाना, नाई। तो क्या करें? समुदाय से प्राप्त उदाहरण का प्रयोग करना। जो पर्यावरण में चीज़ें अन्योन्यता का विचार सिखा रही, जो बेकार पड़ी हैं। तो क्या होगा इसमें? विकल्प कौन सा सही होगा आपका? डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि नाई होगा। क्यों होगा? पर्यावरण में चीज़ों की अन्योन्याश्रयता के विचार को सिखाने में जो वैष्णवी है समुदाय से नाई का उदाहरण देना चाहती है, क्योंकि नाई सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा, क्योंकि लोग अपने बाल कटवाने के लिए नाई पर आश्रित हैं, एक दूसरे पे नाई पे डिपेंड है। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने ईवीएस में 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिएगा हमारे वीडियो पे जैसा आप सभी को लगता है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।